कल हमने क्या देखा था भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन। कल जो है हमने देखा था भैया स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज हमने देखी थी, कितनी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज? 0 लेस देन आर इक्वल टू म्यू एन, ये वाली रेंज होती है भैया। अरे यार ठीक बात, 0 से लेके म्यू एन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू किसकी भैया? स्टैटिक फ्रिक्शन की। ये बात मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की हुआ करती है, ये हमने कल देखा था। तो 0 से लेस देन आर इक्वल टू एफ, ये एफ मैक्सिमम हो गई। ये क्या हो गई? एफ मैक्सिमम हो गई। ठीक बात, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ और डिस्कस करते हैं। इंक्लाइन पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे 37 डिग्री पर है, यहां आपने 10 केजी का ब्लॉक ले लिया और इस पर फोर्स लगा लो 20 न्यूटन और म्यू इज इक्वल टू 0.5 ले लेते हैं। 0.5 लेते, फोर्स ऐसे लगा हुआ है 20 न्यूटन। आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, याद करें, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलो निकाल दो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ओके भैया, कितना आएगा? एफबीडी बना लें इसका, एफबीडी बना लेते हैं भैया। देखें 10 केजी का एफबीडी बना रहे हैं, तो इस पर जितने फोर्स लग रहे होंगे वो अपन लगा देंगे। 10 केजी पे 20 न्यूटन तो लग रहा है बेटा, ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है भाई साहब। अगर आप अच्छे से देखें तो कितना? 100 मतलब mg, 100 मतलब mg। बहुत बढ़िया। ये आपका इंक्लाइंड है बेटा, ऐसे ये आपका इंक्लाइंड है, तो नॉर्मल लगेगा ऐसे। ये लग गया भाई साहब नॉर्मल, क्लियर? ठीक, तो यहां कितना एंगल ले ले? 37 डिग्री। चलो तो कितना आ जाएगा बोलो? 100 cos 37, यहां लिख लेंगे 100 sin 37। अभी फ्रिक्शन की बात मत करो, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा ये आप सारे फोर्स पहले न्यूटन के लॉ के अनुसार लिख ले, फिर उसके बाद चलो 100 sin 37 कितना हो गया? 100 sin 37 बेटा 3/5, 60 न्यूटन। इधर की तरफ हो गया 60 न्यूटन, ये 60 न्यूटन था। अब 60 न्यूटन इधर लग गया ऐसे, 20 न्यूटन है। अभी एक और फोर्स है, तो ये 37, ये 53, तो ये भी 37 डिग्री। 37 का एक कंपोनेंट 20 cos 37 डिग्री, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा 20 sin 37 डिग्री। बात खत्म। ठीक बात, अच्छी बात। चलिए तो अब देखिए बैलेंस करना है, तो 20 cos 37 4/5, ये कितना हो जाएगा बेटा? 16। यहां कितना लग रहा है? 60। यहां कितना लग रहा है? 16। मतलब ओवरऑल मिला के नीचे की तरफ कितना है? 44। बिल्कुल सही, 44। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? अपोजिट टू द मोशन। ठीक बात, इस कंडीशन में तो फ्रिक्शन हो जाएगा। अब कितना वैल्यू फ्रिक्शन का वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया हमें से सबसे पहले एफएस मैक्सिमम निकालना सीख जाए। तो एफएस मैक्सिमम हो जाएगा म्यू एन। म्यू कितना है? 0.5। भाई साहब एन कितना है?
देखो n की जगह 20 sin 37 डिग्री प्लस 100 cos 37 डिग्री 0.5 20 sin 37 3/5 100 cos 37 4/5 कितना हो जाएगा बेटा 0.5 12 प्लस 80 चलो तो कितना हो गया 92 into 0.5 कितना लिख दूं 46 न्यूटन का एफएस मैक्सिमम 46 न्यूटन दे सकता है ये बहुत बढ़िया। अब देखो यहां कितना लग रहा है 44 तो फ्रिक्शन कितना हो गया इस समय 44 हो गया। अधिकतम कितना दे सकता है 46 और चाहिए कितना 44 ही चाहिए फिर आए नहीं यार तुम्हें चल और इसको देखो 6 + 4 10 और 4 1 5 और 1 6 मतलब 60 हो गया बात खत्म ठीक है। तो 46 न्यूटन तो मैक्सिमम है और हमें चाहिए कितना अगर हम ओवरऑल मिला के देंगे तो 60 यहां बेटा और 60 हुआ ओवरऑल नीचे की तरफ नेट फोर्स कितना 44 तो बैलेंस करने के लिए वहां भी दे सकता है इसलिए बैलेंस हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा 0 अरे एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम 0 बिल्कुल सही सिस्टम का एक्सेलरेशन 0 होगा भैया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के तौर पर और छोटी बात करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है उस बात को समझे भाई साहब आपने ये मैं तो कह रहा हूं ये 5 kg का है आपने ऐसे फोर्स लगाया 10 न्यूटन का और यहां 37 डिग्री ले ली 10 न्यूटन की जगह मैं तो कह रहा हूं मैंने F फोर्स ही लगाया कितना ध्यान सुनना F फोर्स आपने लगा दिया और न्यू का वैल्यू है भाई साहब 0.2 ले लेते हैं 0.2 ले लेते हैं। आपसे क्या पूछा गया F का वह है मान बोले तो वैल्यू क्या है जिससे ब्लॉक गति करने की स्थिति में आ जाए। क्या मतलब हुआ इंग्लिश में जस्ट impending motion of the block मतलब जस्ट चलने की कंडीशन है चला नहीं है जस्ट चलने की कंडीशन में आ जाए तो F का वह मान वैल्यू क्या है जिससे ब्लॉक जस्ट गति करने की स्थिति में आ जाए जस्ट impending motion of the block very very important। जब भी इस वर्ड का प्रयोग किया जाए जस्ट गति करने की स्थिति में या impending में तो क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर रहा होगा क्या बोला मैंने जस्ट फ्रिक्शन
फोर्स अपनी मैक्सिमम वैल्यू को क्या कर रहा होगा, अटेन। क्योंकि मेरी बात सुनिए, अगर मैंने यहाँ इसकी कैपेबिलिटी है 20 न्यूटन, आपने लगाया 10, तो पीछे कितना लग जाएगा 10। आपने लगाया 12, तो पीछे कितना लग जाएगा 12। आपने लगाया 18 आगे, तो पीछे भी कितना लग जाएगा 18। क्योंकि मैक्सिमम अगर 20 न्यूटन है तो इतना 0 से लेकर 20 तक ये क्या कर सकता है, अपने आप को एडजस्ट। ध्यान सुने आप। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि Fs मैक्सिमम कितना है भैया इसमें, म्यू mg। अरे म्यू mg भाई, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ कितना है 50, ऊपर की तरफ कितना है भैया, नॉर्मल है। क्या मेरी बात चलती है, ठीक है। तो Fs मैक्सिमम म्यू कितना 0.2 इनटू नॉर्मल कितना 50, तो कितना हो गया भैया 10 न्यूटन। तो Fs मैक्सिमम का वैल्यू कितना आ गया 10। अब हमें तो चूंकि f पूछा है, mg कैसे होगा म्यू m के बराबर, क्योंकि वो f जो f का एक कंपोनेंट है ना। हाँ ये बात सही बात है, यही सुनना था। तो ये Fs मैक्सिमम का वैल्यू नहीं है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों, जी बिल्कुल, f का एक कंपोनेंट f cos 37 और दूसरा f sin 37। ये जल्दबाजी में बच्चा गलती करता है, तुरंत Fs मैक्सिमम देखा, इमोशनल हुआ और बस लिख दिया म्यू mg, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए कभी भी नहीं सिखाया जाता कि नॉर्मल का वैल्यू कितना है mg। ये आपको सीखना, ये तो यार कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा ना, कि नॉर्मल का वैल्यू mg है कि नॉर्मल का वैल्यू 20 sin 37 प्लस 100 cos 37 है। Am I right? अब इसका मतलब हुआ सर, तो Fs मैक्सिमम का वैल्यू जब हम लिखेंगे तो पहले हम क्या लिख लें, नॉर्मल का वैल्यू। अरे क्या लिख लें, ओ नॉर्मल का वैल्यू, जी हाँ चलो लिखिए, नॉर्मल बराबर 50 माइनस f sin 37 डिग्री। सही करेंगे तो कितना आएगा रे भैया, sin 37 3/5, तो 3/5 ये नॉर्मल हो गया भाई साहब। पहले बताओ इतनी बात चमकी नहीं चमकी, चमक गई, ठीक बात। ये आ गया बेटा नॉर्मल। देखो अब आगे बढ़ते हैं और बढ़िया बढ़िया बातें करते हैं इसको। देखिए तो n आ गया बेटा मेरे पास, ये रहा। अब आगे देखिए ड्राइविंग फोर्स कौन सा है इसका, ड्राइविंग फोर्स F cos 37। जी बिल्कुल सही बात है। मेरे को एक बात बताओ, यदि ब्लॉक इंपेंडिंग मोशन में होगा, जस्ट चलने की कंडीशन में होगा, तो क्या ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, Fs मैक्सिमम। ये तो वो कंडीशन है जब ये चलेगा ही चलेगा। अगर ड्राइविंग, क्योंकि इसमें दो केस हो गए, ग्रेटर देन होगा तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन जस्ट इंपेंडिंग मोशन में फॉर जस्ट इंपेंडिंग मोशन क्या ड्राइविंग फोर्स चाहे आप बोल दो उसको अप्लाइड फोर्स, अरे यार इज इक्वल टू क्या Fs मैक्सिमम। Fs मैक्सिमम का दूसरा नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। गुड। ड्राइविंग फोर्स F cos 37 बोला ही नहीं रहा क्या, F cos नहीं आया, F cos 37 इज इक्वल टू Fs मैक्सिमम। बोलिए Fs मैक्सिमम म्यू इनटू n। चलो तो F4 F/5 इज इक्वल टू, चलो म्यू कितना है भैया, म्यू है 0.2, तो म्यू लिख रहे हैं 0.2। चलो n बोलिए बेटा 50
माइनस 3f/5। बहुत बढ़िया। नहीं आया? आया। चलिए भैया आइए, तो 4f/5 इज इक्वल टू, चलिए मल्टीप्लाई करिए बेटा, 50 दूनी 100 मतलब 10 माइनस इसका बोलिए 0.6f/5 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए इसको यहां लाइए, तो 4f/5 प्लस 0.6f/5 इज इक्वल टू बेटा 10। सॉल्व कर लेंगे, बताओ कितना आएगा? 4.6f/5। देखना भैया, तो कितना हो गया बेटा? 4 प्लस 0.6 तो 4.6 अपॉन 5 into f इज इक्वल टू बेटा 10। एम आई राइट? कोई इशू नहीं है इसमें। तो f कितना आ गया भैया, बोलेंगे जरा? 10/4/6 मतलब 500/46। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। इसको अगर और अपन कैलकुलेट कर ले तो कितना हो जाएगा? 250/23। इतना फोर्स लगाओगे, जब 250/23 फोर्स लगेगा, अरे यार, तो जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन आएगी। और अगर इससे ज्यादा लगा दिया, ग्रेटर देन 250/23, तो पक्का है कि ये चलेगा। बिल्कुल, मतलब ये श्योरिटी समझे, श्योर की ब्लॉक मोशन करेगा। ये इंपेंडिंग कंडीशन है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। f का y मान हमने कैलकुलेट किया, जिससे ब्लॉक जस्ट गति करने की स्थिति में आ जाए, जस्ट इंपेंडिंग मोशन ऑफ द ब्लॉक, तो आपको इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। 250/23 चलाने के लिए 250/23। इस कंडीशन में आपसे पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तो आंसर 0। क्यों? अभी जस्ट चलने की कंडीशन में आया है। अगर मैं 250/23 से 0.00000 ज्यादा फोर्स भी दे दूं, तो क्या ये चल जाएगा? हाँ, लेकिन इस कंडीशन में, एट दैट सिचुएशन जहां फोर्स 250/23 है, इस कंडीशन में भाई साहब ये केवल जस्ट तैयार हुआ है चलने के लिए। चलेगा नहीं? चलने के लिए इससे थोड़ा सा भी फोर्स आप बढ़ा दोगे, थोड़ा, तब भी ये क्या कर जाएगा? चलेगा। बिल्कुल। तो क्या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाएगा क्या काइनेटिक फ्रिक्शन में? यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। बहुत बढ़िया। अब इधर देखो, दो केस अलग-अलग टाइप से होते हैं, आपने सुना भी होगा। देखो यहां एक ऐसे लगाया मैंने, ये रहा m, फोर्स लगाया मैंने एक ऐसा, और अपन तो इसको यूं मान लेते हैं कि एंगल ये यहां से थीटा है, फोर्स ये है, ऐसे लगाया। और सेकंड केस में भाई साहब फ्रिक्शन तो म्यू है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ठीक बात है। ये m है, ये यहां लगा दिया, मतलब एंगल ये भी थीटा ले लिया मैंने यहां से, कोई इशू नहीं है ना? तो बोलो। और भाई साहब
कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। दोनों केसों में देखो जरा, क्या फोर्स की डायरेक्शन सेम है या अलग है? अलग है। ये क्या कर रहे हो आप? अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, तो इसको क्या कर रहे हैं? पुल कर रहे हैं। इजी कौन है, पुश कर रहा है या पुल कर रहा है? वो तो अभी पता चल जाएगा कि पुश कर रहा है इजी है या पुल कर रहा है। क्या पहले बताएं दोनों में, दोनों डायग्राम्स को समझ में आ रहा है देखने से? बहुत बढ़िया। तो इसके सबसे पहले वाले केस की बात करते हैं, ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट वाले केस के लिए बात करते हैं फॉर ए। चलिए, तो इसके लिए अगर बात करेंगे बेटा इसके लिए, तो ये कितना लिखेंगे हम? m, यहां आपने एक फोर्स लगा दिया बेटा F, ये लग गया थीटा, F का एक कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में F cos थीटा, अरे आएगा नहीं आएगा, और एक ऐसे आ जाएगा F sin थीटा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? म्यू। चलो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा बेटा? mg, तो ऊपर की तरफ कितना जाएगा? नॉर्मल। अरे यार कभी हाँ ना तो बोलो, ठीक है लग गया। और क्या, ये नॉर्मल और ये mg। चलिए भाई साहब बहुत बढ़िया। अगर आप अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा, देखिए बैलेंसिंग कंडीशन में n प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mg। अरे n प्लस f का n बराबर, हाँ n इज इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा, n इज इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा। बहुत बढ़िया। अच्छा, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? f sin थीटा। ओ f sin थीटा ऐसे। तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऐसे। अब इसको अपन इतना करने की जरूरत नहीं, अपन को इतने में समझ में आ जाना चाहिए कि बेटा नॉर्मल लगा mg प्लस f cos थीटा। अगर मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन की बात करूं fs मैक्सिमम की, तो मेरे को लिखना चाहिए म्यू m, ठीक है? तो म्यू m की जगह mg प्लस f cos थीटा, ये हो गया fs मैक्सिमम। अब ऑब्वियसली इस बात अगर अपन इसको देखें तो इस कंडीशन में जब आप इसको पुश कर रहे हैं तब नॉर्मल का वैल्यू ज्यादा है। अगर नॉर्मल का वैल्यू ज्यादा है मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है। अरे यार ठीक है, इस कंडीशन में देखो जरा, सेकंड वाले केस में देखना, देखते हैं हम। ओके, इसमें हमें ये पता चला कि यहां जो है नॉर्मल की वैल्यू बड़ी है, मतलब ज्यादा है। जब नॉर्मल की वैल्यू बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। इस केस में बी वाले केस में स्टडी करते हैं, तो बी वाले केस में देखो बेटा, ओ ये m, यहां आपने लिखा बेटा ये f, ये थीटा, इसका एक कंपोनेंट कितना हो गया f cos थीटा और दूसरा हो गया बेटा f sin थीटा। बहुत बढ़िया। और ये हो गया म्यू। नीचे की तरफ अभी भी कितना mg और ऊपर कितना चला जाएगा नॉर्मल। तो नॉर्मल का इस केस में क्या होगा भैया? mg माइनस f cos थीटा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू अभी भी मैक्सिमम फ्रिक्शन म्यू n डेवलप होगा, n की जगह बेटा mg माइनस f cos थीटा, ये fs मैक्सिमम। fs मैक्सिमम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो जरा इन इक्वेशन को अच्छे से देखें, इस वाली इक्वेशन को देखें और इस वाली इक्वेशन को देखें, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा। यहां नॉर्मल की वैल्यू ज्यादा है और यहां नॉर्मल की वैल्यू कम है, तो फ्रिक्शन भी कम, बिल्कुल फ्रिक्शन भी नॉर्मल पे डिपेंड करता है। तो भैया जैसे ही नॉर्मल बढ़ेगा क्या फ्रिक्शन वैल्यू बढ़ेगी, और जैसे ही नॉर्मल कम होगा कम होगा। अरे यार सिंपल सी कहानी, इसमें कोई इतना कंफ्यूज क्रिएट करते हैं बच्चे। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? कांटेक्ट। नॉर्मल का मतलब होता है कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स, और चूंकि आपने फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू n लिखा है मैक्सिमम,
अगर कांटेक्ट लूज होगा वो तो फ्रिक्शन को पसंद ही नहीं है, फ्रिक्शन चाहता है कांटेक्ट बना रहे। और अगर ये सब नहीं हो पाता है तो फिर भाई साहब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती है घटती है, कम होती है, सीधी बात है। बात करो तो बताओ पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है? पुल करना आसान है। घास काटने की मशीन देखी है, ग्रॉस कीपर कटिंग करता है, वो कैसे चलाता है? वो कैसे चलाता है? वो कैसे चलाता है भैया? खींचता है। और उसको कहीं ले जाना होता है तो ऐसे करके ले जाता है, ऐसे। ऐसा क्यों? और अगर वो उसको ऐसे चला, ऐसी बात नहीं, अगर वो ऐसे काटेगा ना, ऐसे काटेगा तो उसको बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा है। ऐसे कितनी जोर से वो घास काटने की मशीन होती है ग्रॉस कीपर, वो कितनी तेजी के साथ अंदर की तरफ शिफ्ट करता है उसको। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा होता है, तो हमें फोर्स ज्यादा देना पड़ेगा अप्लाइड फोर्स, तभी तो घास कटेगी, नहीं तो घास कटेगी नहीं। बिल्कुल। तो भैया पुल करना आसान है, पुल करना आसान है किसकी अपेक्षा? पुश करने की अपेक्षा। बिल्कुल सही बात, एकदम। पुल करना आसान है भाई साहब, पुश करने की अपेक्षा। ध्यान रखना है अपन को ये वाली चीज विशेष। मैं आपको बताऊं बाकी फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, सिंपल सी दो लाइनें हैं। अप्लाइड फोर्स जब भी लगाओ और फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन हो तो पहले देख लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन करना चालू करो। डायरेक्ट देखते ही साथ क्वेश्चन बिल्कुल ना करें फ्रिक्शन के। आप अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है और आप दे सकते हो 10, तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। इतनी सी बात समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नॉर्मल का वैल्यू एमवी होता है क्या हर केस में? नहीं। क्या वो सिचुएशन क्या डिफर करता है? यस, बिल्कुल सही, करेक्ट। चलिए आगे और आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अच्छी बात। अब चलते हैं अपन। तो हमने ये दो चीजें देखी, हमें ये पता भी चल गया कहां किसकी वैल्यू। अच्छा, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट और भी होता है, उस बात पे भी डिस्कशन कर ले हम थोड़ा कि ये स्मॉल m, ये हमारे पास f, ये हमारे पास एंगल थीटा और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू। अभी भी क्वेश्चन वही, f का हुआ है न्यूनतम मान क्या होगा, f का वही न्यूनतम मान क्या होगा कि ब्लॉक जस्ट इंपेंडिंग स्टेट में आ जाए, इंपेंडिंग स्टेट में आ जाए। अब स्टैंडर्ड फार्मूला डेराइव किया जा सकता है, जो ध्यान भी रख सकते हो आप, कभी कभी डायरेक्ट भी आ चुका है ऐसा। f का वह न्यूनतम मान क्या होगा कि ब्लॉक जस्ट इंपेंडिंग स्टेट में आ जाए। कुछ नहीं करना, सिंपल कहानी, जस्ट इंपेंडिंग स्टेट में आ जाए। बोलो f cos थीटा बराबर करेंगे, बस उसको ही लिखना है। बोलो तो कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया तरीके से, ये स्मॉल m, यहां बेटा f, ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? f cos थीटा। तो लिख सकते हैं हम इसमें कितना, बोलो f cos थीटा, यहां लिख सकते हैं बेटा f sin थीटा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया म्यू। अरे कितना आ गया? म्यू। बहुत बढ़िया। चलिए बोलिए, जस्ट इंपेंडिंग स्टेट में क्या लिखना चाहिए मेरे को?
बोलिए Right is cos equal theta right क्या f cos थीटा बराबर कितना म्यू इनटू n। क्या अभी mg लिखना बाकी है? क्या नॉर्मल लिखना बाकी है? लिख दीजिए। और हमें अच्छे से पता है सर जस्ट impending for just impending state क्या होना चाहिए? इस अप्लाइड फोर्स का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर। बिल्कुल सही। अगर impending स्टेट में चलने की स्थिति में उससे ज्यादा ये वैल्यू f cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू से। बिल्कुल से जस्ट impending कंडीशन में f cos थीटा इज इक्वल टू बोलिए म्यू n बोलिए, अपनी बोलूंगा मैं म्यू बोलिए n बोलिए mg माइनस f sin थीटा। यस सर। इसको थोड़ा जमा लेते हैं अपन व्यवस्थित। तो f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg माइनस बेटा म्यू f sin थीटा। नहीं आया? चमका? बहुत बढ़िया। तो यहां आ जाओ बेटा, यहां f ले लीजिए तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू बेटा म्यू mg। अरे यार, तो f cos थीटा इधर चला गया बेटा तो म्यू f sin थीटा। क्लियर? चलो, तो हमसे क्या पूछा है? हमसे क्या पूछा है? अरे हमसे तो f पूछा है ना, तो f निकाल लेते हैं। देखो जरा f कैसे निकालेंगे। चलिए बोलिए। तो बेटा f कितना आ जाएगा? देखिए म्यू mg अपॉन चलिए तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। इस बात को जरा अच्छे से देखो, मेरे से क्या वैल्यू पूछी? न्यूनतम। इसका मतलब है अगर हमें f को मिनिमम करना है तो क्या इस वाले को मैक्सिमम करना होगा? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो ये इस वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष है वो मिनिमम होगा। देखती ना, क्योंकि मैं म्यू mg का तो कुछ कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? वो तो कांस्टेंट है। वे कांस्टेंट है। म्यू सरफेस जो आपने ली है, उस सरफेस पे जो एक बार आपने म्यू मान लिया या जो होता है वो वही रहेगा, वो तो चेंज होने से रहा नहीं। मास ऑफ द ब्लॉक आप चेंज नहीं कर सकते। और ग्रेविटेशन मतलब जी मतलब वो तो एज इट इज है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट। अरे यार नहीं आया? ठीक है। अब इसको किसी भी फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा करने के लिए क्या उसका dy by dx कर लेते हैं और उसकी वैल्यू को क्या कर लेते हैं? 0। किसी भी फंक्शन की वैल्यू को मैक्सिमा या मिनिमा करने के लिए क्या उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर ले और वो डिफरेंशिएट करके इक्वल टू, तो जो पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्सों को इस इक्वेशन में पुट अप करके हम f का मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बस f का न्यूनतम, f के न्यूनतम मान के लिए, f के न्यूनतम मान के लिए भाई साहब cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज इक्वल टू, तो क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम। अरे क्या करना पड़ेगा? तो बस लेट्स अज्यूम, चलिए अज्यूम cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा को कुछ भी मान लो y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? अरे कोई फंक्शन मान लिया, y मान लीजिए। चलिए, अपन को लेजेंड से मतलब ज्यादा टेंशन लेने का काम नहीं है, लेकिन सीखने की बात है भाई साहब। तो एज्यूम तो क्या करते हैं अपन फिर dy by d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। dy by d थीटा cos थीटा का हो जाएगा बेटा माइनस sin थीटा प्लस बेटा म्यू cos थीटा dy by d थीटा 0 कर दे। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy by d थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए, तो बोलो कितना आ गया बेटा? माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए बोलिए, तो कितना आ गया बेटा? म्यू cos थीटा इज इक्वल टू बेटा sin थीटा, म्यू बराबर क्या निकल के आ गया? tan थीटा। म्यू बराबर tan थीटा। लेकिन चूंकि हमें ये वैल्यू तो cos और sin में चाहिए
f आता। तो जब tan थीटा मिल गया तो cos और sin निकालना मेरे लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही बढ़िया। देखो कैसे, ये तो अपन ने 10वीं में भी सीख लिया भैया। अरे सीखा नहीं सीखा? हाँ चलो बोलो कितना आएगा। लो ये भाई थीटा, tan थीटा म्यू बाय 1, जिसका कोई नहीं उसका भगवान है मतलब 1 है, तो क्योंकि tan थीटा लिखोगे तो म्यू आएगा, आएगा भैया आएगा। चलो तो ये कितना हो गया बोलिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1। इतना समझ में आया? बहुत बढ़िया। चलिए इसी ट्रायंगल में cos थीटा कितना होगा, 1/√μ² प्लस 1। भाई साहब sin थीटा कितना होगा, μ/√μ² प्लस 1। ये भाई साहब दोनों वैल्यू उठाकर यहां अपन पुट अप कर दें ऐसे। क्लियर? चलिए उठा के पुट अप करिए भाई साहब। बोलिए क्या आएगा, बोलिए भाई बोलिए। कैपिटल F इज इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन cos थीटा कितना आएगा बेटा, 1/√μ² प्लस 1 प्लस sin म्यू इनटू बेटा sin थीटा μ/√μ² प्लस 1। चलिए तो F कितना आ जाएगा भाई बोलिए, म्यू एम जी, आगे बोलिए √μ² प्लस 1, नीचे आ गया बेटा 1 प्लस μ²। एक से ये छम तो यहां कितना आ गया म्यू एम जी, नीचे क्या बचा रहा बेटा μ² प्लस 1। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स है जब इस ब्लॉक को आप जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में ला सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला है ये म्यू एम जी अपॉन √μ² प्लस 1। थीटा गिवन हो और क्या गिवन हो और m डायरेक्ट पुट अप करें, आंसर है मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जब जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में होगा। तो या तो ये ध्यान रख लें, या फिर हमें तो एक चीज पता है, हम सब इन पे जाओ ही मत। हमें केवल एक चीज पता है कि जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में ड्राइविंग फोर्स किसके बराबर होता है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ये अपन ने फार्मूला डेराइव में कर लिया है, आप चाहो तो इस फार्मूले से डायरेक्ट आंसर निकाल लेना। समझ गए, डायरेक्ट निकल आएगा। हाँ कभी कभार डायरेक्टली नीट में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है ये F मिनिमम, वो ऐसा फिगर बना के पूछ लिया F का वो मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करो जब ये ब्लॉक जस्ट इंपेंडिंग स्टेट में हो, डायरेक्टली फार्मूला बस फिनिश। और न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तो हमें पता है रखना तो यही है, यही तो किया मैंने। ड्राइविंग फोर्स बराबर म्यू है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या मेरी बातें चलती हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब तो उस पे है ना, चलिए F मिनिमम का वैल्यू कितना हो गया, म्यू एम जी अपॉन बोलो F मिनिमम म्यू एम जी होल डिवाइड बाय √μ² प्लस 1। एक और क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बच्चों के लिए, वो क्या है, जंजीर वाली प्रॉब्लम। कौन सी? पीछे बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आ रही होगा तो चलो जंजीर वाली प्रॉब्लम समझते हैं भाई साहब। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है उसमें। देखें यार भाई साहब, एक टेबल पे एक जंजीर पड़ी हुई है, जंजीर, जंजीर तो समझते हो ना,
चेन, Yes, sir. ठीक। सुनना ध्यान से, ये टेबल थी और इस पे जंजीर ऐसे थी। उसने क्या पूछा, इस जंजीर का मास कैपिटल एन है, उसकी लेंथ एल है, पूरे जंजीर की। मतलब जो चेन है मेरे पास, उस चेन का मास कितना है, कैपिटल एन। चेन की लेंथ कितनी है, चेन की लेंथ टोटल कैपिटल एल। इनने क्या पूछा उस बात का ध्यान रखना। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, यस सर, अच्छी बात। इनने पूछा चेन का वह पार्ट, चेन का वह पार्ट जो टेबल के नीचे, चेन का वह पार्ट जो टेबल के नीचे प्रदर्शित है, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए कि चेन टेबल पर स्लाइड ना करे, स्लाइड ना करे। चेन का वह पार्ट जो टेबल के नीचे प्रदर्शित है, कितना होना चाहिए कि चेन टेबल पर स्लाइड, इसका मतलब चेन किस स्टेट में है, स्टेबल। अरे चेन टेबल पर स्लाइड ना करे, इसका मतलब ये नीचे नहीं आए, इसका ये मतलब है, इसका मतलब है पूरी चेन स्टेबल कंडीशन में है। तो इस स्टेबल कंडीशन में कब रहता है, जब ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। भाई साहब 10 बार वही समझा रहा हूं मैं, नहीं आया। अब देखो एक बात तो क्लियर है, ये ब्लॉक है या जंजीर है, जंजीर है। जंजीर का प्रत्येक पार्ट में कुछ ना कुछ मास होगा, अरे होगा नहीं होगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अपन इसको यूं समझते भैया, एल लंबाई में कितना मास है, एल लंबाई में कितना मास है, तो मेरे को बताओ पर यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, m/l मास। वाह भैया, एल लंबाई में कितना मास है, तो पर यूनिट लेंथ में कितना है, कि मैं तो कह रहा हूं मेरे ये वाली चेन का हिस्सा y है, कितना है, तो जो टेबल पे पड़ी है उसकी l-y। मेरे से बेटा y पूछा या l-y पूछा, मेरे से y पूछा। चेन का वह पार्ट जो टेबल के नीचे प्रदर्शित कितना होना चाहिए कि चेन टेबल पर स्लाइड ना करे। पहली बात तो ये कि ये स्लाइड नहीं करे, फ्रिक्शन कहां लगेगा, इधर लगेगा या टेबल और जंजीर की सरफेस के बीच लगेगा, जंजीर की सरफेस के बीच लगेगा। तो जब ये नीचे आ रही होगी, जब ये नीचे आने की कंडीशन में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, पीछे। अच्छा नॉर्मल, नॉर्मल बोलो, अब मजा तो इसी में ही है, बोलो भैया। ऊपर लगेगा, चलो देखते हैं। तो पर यूनिट लेंथ में m/l मास है, चलो बाई लेंथ में बोलिए, बाई लेंथ में बोलिए m/l into y। नहीं आया, चलो तो बेटा मेरे को बता दो l माइनस y लेंथ में, m बाय, मैं बड़ा वाला लिख लूं क्योंकि आपने बड़ा वाला माना है, m/l l माइनस y। चमका, चमका, ठीक। अच्छे से देखो, ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं y, इसका कितना मास है बेटा, m/l into, तो mg लगेगा ना इस हिस्से में, यहाँ नीचे में कितना, मतलब मैं तो ये समझता हूं कि ये पूरे डिब्बे का मास कितना है, नहीं पूरे डिब्बे का, यहाँ तक ऊपर वाले डिब्बे का m/l l
देखना अच्छे से। तो जब बैलेंस करेंगे तो y वाले का मास अगर अपन लिखें तो कितना हो जाएगा m/l * y। तो नीचे की तरफ जो लग रहा होगा वो कितना हो जाएगा फोर्स m/l * y * g। इसको रोकने के लिए जो फ्रिक्शन लग रहा होगा क्या वो Fs मैक्सिमम ही होगा? बिल्कुल सही, तभी ये स्टेबल रहेगी। तो वही तो एट इक्विलिब्रियम क्योंकि स्लाइड नहीं कर रहा है, एट इक्विलिब्रियम m/l * y * g = Fs मैक्सिमम। यार तुम्हें आई नहीं ना भाई? क्लियर? बहुत बढ़िया। चलिए आइए, तो m/l * y * g = बेटा Fs मैक्सिमम mu * n। n बोलिए, n ऊपर और mg नीचे, तो इस पूरे का लिखना पड़ेगा ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया। तो * m/l * l - y * g। बहुत बढ़िया, गुड। g है, g को ओहो m/l को मार दिया, तो y = बोलिए mu l minus mu y। इसको इधर लाइए बेटा, y कॉमन 1 plus mu = mu l, तो y बेटा mu l upon mu plus 1। बहुत बढ़िया। इतना हिस्सा जमीन, इतना हिस्सा अगर टेबल से नीचे रहेगा तो ये कभी भी स्लाइड नहीं करेगी। इसका अगर आप पहले से अगर आपको पता हो तो हमें ये भी पता चला इससे कि जंजीर का सेंटर आपका टेबल के नीचे या ऊपर ही है? ऊपर ही है, जब ये नीचे स्लाइड नहीं कर रही। बहुत बढ़िया, इसको सेंटर मास से भी देखा जा सकता है। mu l upon mu plus 1। वर्क पावर एनर्जी में पता है क्या पूछा जाएगा? फालतू परेशान होना बच्चे। अरे यार इतना तो अपन ने पढ़ लिया अभी, अब क्या पूछेगा? इसको नीचे खींचने में किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। इंटीग्रेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू जी वाह। चलिए क्लियर एकदम, समझ में आया नहीं आया भैया? ये चेयर वाली प्रॉब्लम अच्छी होती है अगर तुम अच्छे से देख रहे हो। तो मैं फ्रिक्शन में केवल एक ही सूत्र आपको सिखा रहा हूं। क्या? सर अगर स्टेबल है, सर यदि पेंडिंग स्टेट में है तो हमें तो कुछ नहीं करना है। सीधी सिंपल सी कहानी ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स रहेगा उसकी वैल्यू Fs मैक्सिमम के क्या कर देंगे बेटा? बराबर, बस। चलिए क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए, बाकी एक बार घर से खुद करें, नहीं तो फिर आपके पास है ही। ओके, बहुत आइए और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज पे। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज ग्राम कोण। एंगल ऑफ रिपोज ग्राम कोण। देखिए मैं सिंपल कहानी है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, समझिएगा कुछ भी ले लें अपन, जैसे ये है अपने पास और इंक्लाइन करते हैं अगर इसको अपन, और इस पर एक मोबाइल भी करते हैं अपन, या मोबाइल का कुछ भी रखते हैं, ऐसे रखते हैं ढक्कन। ढक्कन रख लेते हैं सीधी
सिंपल सी बात है। अभी ये कैसा है भैया? हॉरिजॉन्टल, कोई भी इंक्लाइन नहीं है। अब थोड़ा सा मैंने इसको इंक्लाइन कर दिया ऐसे, तो अभी भी गिरा क्या ढकढक? नहीं। थोड़ा और बिल्कुल ऐसे, नहीं गिरा। थोड़ा और करें, देखो। तो उस एंगल पर आपने अभी छोटा ही समय तो कह रहा हूं यहां रखा था ये ऐसे बिल्कुल ऊपर, और आपने इंक्लाइन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, आप इंक्लाइन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते गए, देखो जी। तो जिस इंक्लाइनेशन पर ये जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में आ जाता है, इंपेंडिंग कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जिस इंक्लाइनेशन पर ये रुका रह सकता है, उसके बाद ये स्लाइड हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, उसे अपन एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। तो दो प्रकार से समझा जा सकता है इसको। वह मैक्सिमम इंक्लाइनेशन एंगल, वह मैक्सिमम इंक्लाइनेशन एंगल जिस पर कोई भी ब्लॉक डज नॉट स्लाइड, उस मैक्सिमम एंगल को वो कहां से बना रहा है? वो एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ, बिल्कुल। मतलब ये जिस एंगल पर, ये वो मैक्सिमम एंगल है जिस पर ये वाला जो ब्लॉक, स्मॉल एम का जो ब्लॉक है, वो स्लाइड नहीं हो रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल से वो जो एंगल आप बनाए हैं, ये थीटा, जिस पर ये वह थीटा है, यह वह थीटा एंगल है, यह वह थीटा एंगल है जिस पर ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर, यह वह थीटा एंगल है जिस पर ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड नहीं होता है, स्लाइड नहीं होता है, उसे जो है एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है भाई साहब। यह वह थीटा एंगल है जिस पर ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड नहीं होता, उसे एंगल स्लाइड नहीं होता है, या फिर इसी अन्य शब्दों में और क्या कह सकते हैं अदर वर्ड में, कि जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में हो, वह मिनिमम एंगल जो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है, जिस पर कोई ब्लॉक जो है जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में आ जाता है, जस्ट इंपेंडिंग कंडीशन में आ जाता है, उसको ऐसे भी बोल सकते हो, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। अच्छा, तो ये बात है। बहुत बढ़िया। यह वह थीटा एंगल है जिस पर ब्लॉक किसी इंक्लाइंड सरफेस पर स्लाइड नहीं होता है, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है, उसे एंगल ऑफ रिपोज कहा जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया। और चर्चा करते हैं इस एंगल ऑफ रिपोज के लिए। देखो, अभी भी वही सेम कहानी, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान। ये m, चलिए आइए देखना आप जरा। यह वो एंगल है जिस पर स्लाइड नहीं होता ना, मतलब जस्ट चलने की कंडीशन में आ चुका है ना। चलिए, तो यहां कितना नीचे की तरफ भैया, mg sin थीटा, इधर क्या लग रहा होगा, mg, तो यहां क्या लग रहा होगा जो अपन लिखते हैं, ये भी थीटा, तो यहां कितना mg cos थीटा। अरे यार, तो नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करें तो फ्रिक्शन कहां, ऊपर फ्रिक्शन है, और इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, बिल्कुल। यदि ब्लॉक स्लाइड ना करे, यदि ब्लॉक स्लाइड ना करे तो क्या होना चाहिए, बोलिए। तो mg sin थीटा इज इक्वल टू क्या, fx मैक्सिमम, ठीक। तो कितना हो जाएगा बेटा, mg sin थीटा, fx मैक्सिमम
बेटा म्यू एन की जगह mg mg cos थीटा mg cos थीटा नहीं नहीं तो फिर क्या fs मैक्सिमम की वैल्यू तो म्यू एन होगी सही तो है mg sin थीटा बराबर fs मैक्सिमम चलिए mg छम छम बोलिए कितना आ गया म्यू बराबर tan थीटा तो एंगल ऑफ रिपोज बताइए कितना आ गया बेटा ये लीजिए वाह भैया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू ये आ गया एंगल ऑफ रिपोज क्या इस एंगल पर ये स्लाइड कर रहा है क्या उसकी कंडीशन हाँ क्या उसकी कंडीशन आ चुकी है स्लाइड करने की मैं कह रहा हूं तीन कंडीशन जब एंगल ऑफ रिपोज से आपका इंक्लिनेशन एंगल छोटा है जब बराबर है और जब बड़ा है तो तीनों स्थितियों में क्या क्या कंडीशन हो सकती है फर्स्ट और सेकंड में स्टेबल रहेगा वो स्लाइड नहीं करेगा और थर्ड में बिल्कुल करेक्ट कहीं कोई दिक्कत नहीं है बहुत बढ़िया चलिए कंडीशन 1 कंडीशन नंबर फर्स्ट अच्छा इसमें एक बात और भी है ये म्यू बराबर tan थीटा म्यू बराबर और भी एक जगह कुछ पढ़ा था आपने क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो देखा जाए तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों इक्वल है दोनों इक्वल है ठीक है चलिए कंडीशन फर्स्ट इफ थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू बताओ क्या होगा चलेगा नहीं चलेगा थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू क्या है एंगल ऑफ रिपोज अगर आपका इंक्लिनेशन एंगल अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम है एंगल ऑफ रिपोज से कम है चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा स्लाइड नहीं करेगा स्लाइड नहीं करेगा तो लिखूं क्या तो थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू में स्लाइड नहीं करेगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा जीरो उस समय fs क्या लिखूं मैं जो अपनी अब दिमाग लगा के बताइए जब थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू में स्लाइड नहीं करेगा एक्सेलरेशन जीरो है बताओ fs क्या लिखना है mg cos थीटा नहीं गलत है वो तो बेटा वो मैक्सिमम वैल्यू है तो ड्राइविंग फोर्स म्यू बिल्कुल ड्राइविंग फोर्स लिखा जाएगा इस कंडीशन में कितना mg sin sin थीटा बस ये बात जिसको समझ में आ गई मतलब उसको फ्रैक्शन समझ में आ रहा है बिल्कुल बहुत बढ़िया fs mg sin थीटा चलिए सेकंड इफ थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू चलेगा नहीं चलेगा चलेगा भाई साहब स्लाइड करेगा जे बात स्लाइड करेगा चलिए बोलिए स्लाइड करेगा तो mg sin थीटा इज ग्रेटर देन बोलिए अब अगर स्लाइड करेगा बेटा तो देखना ये m नीचे की तरफ कितना लगेगा बेटा mg sin थीटा इधर की तरफ कितना लगेगा मैक्सिमम बिल्कुल सही मैक्सिमम कितना म्यू mg cos थीटा तो बोलो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बेटा mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा जे बात बहुत बढ़िया तो और कहां जाएगा ये अब ये तो डिपेंड करेगा इसमें आप ऐसा नहीं कह सकते अभी इसमें अब थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू है तो स्लाइड तो मतलब स्लाइड करेगा तो फिर बड़ा फोर्स कौन mg sin थीटा कह सकता हूं नहीं कह सकता ठीक है तो इसका मतलब है इधर की तरफ स्लाइड कर जाएगा इस केस में एक्सेलरेशन a चलिए बोलिए कितना आएगा एक्सेलरेशन mg sin mg sin थीटा थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा अपॉन m अरे यार
हाँ बिल्कुल होगा नहीं होगा? बिल्कुल एम एम सभी जगह से कैंसिल आउट कर दे बेटा। ए इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। नहीं रहता मेरा एक चीज और यहां से पता चली, अगर अच्छे से देखा आपने, इस एक्सेलरेशन का वैल्यू g से बड़ा होगा, g से छोटा होगा। देखो जरा अच्छे से, डाउन द इंक्लाइन अगर आपका ब्लॉक जा रहा है तो एक्सेलरेशन g से बड़ा या g से छोटा? जी से छोटा बिल्कुल, g कॉमन, a is equal to g sin theta minus mu cos theta। अरे यार, a is equal to g sin theta माइनस है ये, तो वैल्यू बढ़ेगी कम होगी? कम होगी भैया। तो डाउन द इंक्लाइन जाएंगे तो a is less than g आएगा। ये कभी पूछा जा सकता है ऐसे ही, ध्यान रखिएगा। जब डाउन द इंक्लाइन जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन लेस देन g। बहुत बढ़िया। a is equal to g sin theta minus mu g cos theta with theta greater than tan inverse mu स्लाइड करेगा, बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसी में इसी टॉपिक में कमेंट ऑन नॉर्मल इफ थीटा इंक्रीजेस। कमेंट ऑन नॉर्मल पर कमेंट करें जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, जब थीटा इंक्रीज हो रहा है, बताइए ध्यान से, ये समझ के जल्दबाजी ना करें। कमेंट ऑन नॉर्मल जब थीटा इंक्रीज होगा। नॉर्मल क्या होता है भैया? इसमें तो कोई वो नहीं है ना, चाहे डाउन द प्लेन है और चाहे अप द प्लेन जाए। अरे नॉर्मल तो mg cos थीटा ही रहेगा ना। मैं इस केस के लिए ही पूछ रहा हूं आपसे। चलो तो n is equal to mg। अब आपने बोला बेटा थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा घटेगा, तो नॉर्मल भी क्या होगा? डिक्रीजेस। सही बात है, क्योंकि स्लाइड करने की स्थिति में आएगा तो कांटेक्ट छोड़ेगा ना, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होगा। बराबर, सही बात है एकदम। क्लियर? अरे यार बोल नहीं रहा भैया। सेकेंड क्लियर है? कमेंट ऑन नॉर्मल पे, ठीक है। अब कमेंट ऑन फ्रिक्शन फोर्स, बताइए फ्रिक्शन फोर्स भाई साहब। फ्रिक्शन फोर्स सोच समझ के बोल रहा हूं। वो तो मैक्सिमम पहले ही करते हैं। कमेंट ऑन फ्रिक्शन फोर्स, पहला थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू, अलग अलग आएगा ना। पहला अगर इफ थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू है और आप थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा इंक्रीज कर रहे हैं, इस केस में फ्रिक्शन बढ़ेगा। तो बताओ फ्रिक्शन बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। इस केस में पहले फ्रिक्शन होगा क्या? इस केस में फ्रिक्शन क्या होगा? अरे mg sin थीटा
क्यों हो रहा है भाई? बहुत आसान, इस केस में अभी तो लिखा यही थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू, थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू तो इसका फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी? mg sin थीटा। ओहो, तो fs आ गया mg sin थीटा। मेरे को लगता तुम्हें आया, ठीक है, mg sin थीटा। चलिए बोलिए अब आप क्या कर रहे हो बेटा? थीटा थीटा बढ़ा रहे हैं, थीटा बढ़ा रहे हैं। तो बेटा जब थीटा बढ़ाएंगे तो sin थीटा क्या होगा? बढ़ेगा। तो फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब क्या होगा इसके बाद? इसके बाद क्या होगा भैया? चलिए इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा? सेकंड कंडीशन में देखिए, सेकंड कंडीशन में थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, इस केस में फ्रिक्शन वैल्यू कितनी है? बिल्कुल सही, म्यू mg cos थीटा। करेक्ट है ना? इस केस में मैक्सिमम वैल्यू आएगी म्यू mg cos थीटा। अब यहां भी आप क्या कर रहे हो बेटा? थीटा बढ़ा रहे हो, cos थीटा कम होगा तो फ्रिक्शन कम होगा। क्या हुआ एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जैसे ही थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू तो फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा होगा। थीटा बढ़ाया तो sin थीटा बढ़ा तो फ्रिक्शन बढ़कर ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर गया? अचीव। मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने के बाद जब थीटा बढ़ाया तो cos थीटा घटा तो फ्रिक्शन फोर्स कम, ये इसके रिस्पेक्ट में कम हो गया। रियलिटी तो कुछ और है, ये बढ़ा और थोड़ा सा कम होकर फिर क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट, क्योंकि हम किसका रोल प्ले करेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा? काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा भैया। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा, इंट्रोड्यूस्ड काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो अचीव कर गए आप, और फिर भी आप थीटा बढ़ा रहे हो तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस होगा, और वो काइनेटिक फ्रिक्शन F क्या होगा? कांस्टेंट। वो थोड़ी ना सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन एडजस्टिंग नहीं होता भाई साहब। जे बात उसका ग्राफ अपन जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस ग्राफ में ऐसे बढ़ते हैं आगे, अगर थोड़ी सी चौथ निकालनी यूं हो जाता है। यही तो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बाद थोड़ा सा फ्रिक्शन घटा और फिर क्या हो गया? कांस्टेंट। बिल्कुल सही, ये काइनेटिक फ्रिक्शन है। अरे कौन सा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। बहुत बढ़िया। चलिए इतनी बात समझ आई है पहले तो कि नहीं आया? आया। थर्ड केस आता है इसी में। थर्ड केस भाई साहब क्या? नेट कांटेक्ट फोर्स पे कमेंट करना है। कमेंट ऑन नेट कांटेक्ट फोर्स, कमेंट ऑन नेट कांटेक्ट फोर्स। बताओ भैया नेट कांटेक्ट फोर्स पर कमेंट कितना हो जाएगा? कमेंट ऑन नेट कांटेक्ट फोर्स। पहले बताओ नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नेट कांटेक्ट फोर्स FC, नेट कांटेक्ट फोर्स n² + f², ये होता है नेट कांटेक्ट फोर्स। भूल गए? याद है? अरे ये स्मॉल n का ब्लॉक यहाँ होता है नॉर्मल, यहाँ होता है फ्रिक्शन। नेट कांटेक्ट फोर्स यही होगा ना? बिल्कुल सर, जी बात। FC बोलो चाहे नेट कांटेक्ट बोलो, एक ही बात है, नेट कांटेक्ट फोर्स। चलिए तो कंडीशन अप्लाई करेंगे बेटा। पहली वाली कौन सी? थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू। बिल्कुल वही सेम कहानी, थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू। भैया फ्रिक्शन पे वापस आ रहा हूं। पहले फ्रिक्शन बढ़ेगा, फिर छोटा सा घटेगा और फिर कांस्टेंट होगा। मतलब पहले फ्रिक्शन बढ़ा, फिर घटा और फिर कांस्टेंट। बिल्कुल सही। क्लियर? चलिए थीटा लेस देन tan इनवर्स म्यू बताइए
इसके फ्रिक्शन फोर्स mg sin थीटा। नॉर्मल की वैल्यू बोलिए, mg cos theta, नॉर्मल की वैल्यू इन्हीं के लिए पूछ रहा हूं, इंक्लाइंड प्लेन के लिए नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा। बहुत बढ़िया। चलिए तो नेट कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया बेटा, बोलिए mg का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट नेट कितना आ गया बेटा, mg वेरी कर रहा है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स कांस्टेंट इस जगह, किस जगह, जब थीटा लेस देन tan इनवर्स u है। मुझे लगता है तुम्हें आया, क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा ग्रेटर देन में बताओ क्या होगा, ग्रेटर देन में थीटा ग्रेटर देन tan इनवर्स u में बोलिए, फ्रिक्शन बोलिए म्यू mg cos थीटा, म्यू mg आ गया बस, और क्या। चलो बताइए, बोलिए कांटेक्ट फोर्स F नेट कांटेक्ट फोर्स बोलिए n स्क्वायर, n बोलिए mg cos थीटा का होल स्क्वायर बेटा प्लस, चलिए mu square F बोलिए म्यू mg cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा। चलिए आइए cos square theta plus cos बोलिए कितना आ जाएगा बेटा, mg mg का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस म्यू स्क्वायर mg स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा बेटा कितना लिख दूं, बोलो क्या बाहर निकालो, बोलिए mg निकाला है mg और cos थीटा बाहर आ गया, 1 प्लस म्यू स्क्वायर F नेट कांटेक्ट फोर्स। अब थीटा बढ़ाओ, थीटा बढ़ाइए, cos थीटा, cos थीटा घटेगा तो नेट कांटेक्ट फोर्स कम होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स भी कम होगा। जी बात है भाई साहब कहानी में, क्या क्लियर है सभी को? yes sir बहुत बढ़िया। तो ये सब बातें थी जो आज हमने सीखी। पहली बात तो है ना, तो थीटा ग्रेटर देन, थीटा बढ़ेगा cos थीटा घटेगा, नेट कांटेक्ट फोर्स कम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये तीनों। ओके, चलिए